चलिए मैं आपको इस न्यू सेशन में स्वागत करता हूं। न्यू सेशन यानी 2025-2026 में क्लास 12 के बैचेस को मैं यहां पे वेलकम करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि अकाउंटेंसी का सिलेबस मैं पूरा कवर करूं और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि हर रोज़ आपके लिए मैं एक एक वीडियो ज़रूर ले आऊँ, ठीक है, ताकि आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस उसमें पूरा कवर अप हो जाए। तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बता दूं आपको कि जो आपका क्लास 12 का जो सिलेबस है वो क्लास 12 का सिलेबस में आपको 2 एक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। सबसे तो ये 2 बेसिकली एक्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स है। तो चूंकि मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले स्टार्ट करने वाला हूं तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो मैंने उसका वेटेज भी लिख के आपको भेजा है, तो वो भी आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से देख लेंगे कि हर एक चैप्टर के पीछे मार्क्स का वेटेज कितना कितना है। तो सबसे पहला चैप्टर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आता है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 2 में आता है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 3 में आता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नंबर 4 में आता है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन इसको एक ही चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया है। और सबसे अंत में आपको पढ़ाया जाएगा पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो कुल मिला के आपने देखा ये 5 चैप्टर्स आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत पढ़ना है और बाकी के चैप्टर्स जो होंगे वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आएंगे, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पहले तो चैप्टर के नाम को समझते हैं। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में आपको बेसिकली पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाएगा। तो और सबसे मजे की बात है, देखिए एक होता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना, तो थ्योरी का ज्ञान तो आपको इस चैप्टर में मिलेगा ही, लेकिन हर एक थ्योरी, हर एक प्रोविजंस के साथ साथ इसका क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। तो आप हम लोग करेंगे क्या कि हर एक प्रोविजन का कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे, तो आपको ना वो प्रोविजन बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये चीज़ आपको हायर स्टडीज़ में भी काम आएगा कि यही पढ़ने का एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो मतलब बनता है कि प्रोविजंस है, ठीक है, लेकिन उस प्रोविज़न का जो एप्लीकेशन है उसका अगर हम लोग प्रैक्टिकल सम्स बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा से दिमाग में चला जाता है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कि पार्टनरशिप हम किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि पार्टनरशिप जैसा कि आपने सीखा कि ये एग्जीक्यूट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1931 के द्वारा, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1931 के अंदर एक सेक्शन आता है, वो है सेक्शन नंबर 4। और सेक्शन नंबर 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है, आइए सीखते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। तो सेक्शन नंबर 4 कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक वो दिमाग में आपका जाएगा नहीं, ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो
मैंने क्या लिखा, देखिए सेक्शन 4 के तहत पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया गया है। इट इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या होता है कि 2 लोगों के बीच एक रिलेशनशिप होता है। यहां पे ध्यान देना, 2 से अधिक लोग भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं, मिनिमम 2 होने चाहिए। 2 से अधिक लोग जब एक अग्रीमेंट करते हैं, अग्रीड ये जो टर्म है इसका मतलब है इन सब के बीच एक अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। किस बात का समझौता होता है कि टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। अगर इन्होंने मिलकर कोई बिजनेस किया है और वहां से जो प्रॉफिट इवॉल्व हो रहा है उस प्रॉफिट को बांटने का समझौता होता है। शेयर मतलब डिवाइड करना, प्रॉफिट को डिवाइड करना, उसका एक समझौता होता है। दूसरी बात है कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कैसा होना चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो सारे पार्टनर्स मिलके उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, या फिर और एनी वन ऑफ देम, कोई एक पार्टनर रन कर रहा है एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए। ठीक है, ये इस डेफिनेशन में लिखा हुआ। अब इसको निचोड़ करके, इस डेफिनेशन को बढ़िया से निचोड़ेंगे हम लोग और डीपली समझते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो अगर मैं इस डेफिनेशन का निचोड़ निकालता हूं तो वहां से पार्टनरशिप का 5 यानी 5 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है। तो मैं यहां पे हेडिंग देता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आप लोग भी नोट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। मैं बार बार कह रहा हूं, नोट करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को समझने के लिए। एक बार नोट करोगे तो वो दिमाग के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, कि मैंने हाँ ये चीज लिखा था, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर कई लोग इसे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, इस डेफिनेशन से निकालेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पार्टनरशिप का कि इसमें एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने चाहिए। एटलीस्ट 2 पर्सन्स, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर जरा ये बताइए ना, पर्सन्स का क्या मतलब होता है? क्या कोई 2 कंपनी मिलकर के पार्टनरशिप कर सकता है, या क्या हो सकता है? आइए मैं आपको समझाता हूं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनरशिप कर सकता है एक्सेप्ट दीज 3 लोगों को छोड़ करके हर कोई पार्टनरशिप कर सकता है। तो देखो वो कौन लोग हैं जो जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड में सबसे पहले आता है माइनर, यानी जिनका उम्र 18 साल से कम की है, वो किसी के साथ अग्रीमेंट नहीं कर सकता है, यानी वो किसी के साथ पार्टनरशिप भी नहीं कर सकता है। मतलब ये कि पार्टनरशिप करने के लिए आपका उम्र 18 या 18 से अधिक की होनी चाहिए। नंबर 2, ऐसे कौन लोग हैं जो पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं? जिनका अनसाउंड माइंड होता है। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है बाबू पागल, है ना, जिसका मस्तिष्क का कोई ठिकाना नहीं है। तो अगर ऐसे लोग मिलकर के कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं तो उनको पर्सन्स में से एक्सक्लूड कर दिया गया है। उनके इस अग्रीमेंट की कोई मान्यता, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होता है। यानी अगर आपको पार्टनरशिप करना है तो यू मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, इसको याद रखिए। और तीसरा होता है डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, यानी किसी भी कानून के द्वारा आप पे सख्त पाबंदी लगा दिया गया है कि आप किसी के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे अकाउंटिंग, आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो तो मैं अकाउंट्स का टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसॉल्वेंट पर्सन
को पाबंदी है कि वो किसी के साथ भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए और किन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। एक माइनर पार्टनरशिप नहीं कर सकता, एक आदमी जो अनसाउंड माइंड का है वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, और एक आदमी जो डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ है, कानून के द्वारा उस पर पाबंदी रोक लगा दिया गया है कि आप किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इस डेफिनेशन का दूसरा निचोड़ मैं निकालता हूं और वहां से दूसरा फीचर पार्टनरशिप का आ जाएगा। तो दूसरे नंबर फीचर पे आता है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। ठीक है, एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है, ये टर्म अग्रीड, एग्रीमेंट का होना जरूरी है। बाबू लिखते रहो, मैं बार बार कह रहा हूं। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। अब आप किसी के साथ कोई समझौता कर रहे हो तो दो तरह से कर सकते हो, ध्यान से सुनना। एक होता है ओरली हम कर सकते हैं, यानी मुंह जबानी जिसको कहते हैं। दूसरा हम रिटन फॉर्म में कर सकते हैं, लिखित रूप में कर सकते हैं। तो क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ओरल एग्रीमेंट की मान्यता है? क्या उसको अप्रूव किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो एग्रीमेंट जो है ये मैं दो तरीके से कर सकता हूं। यू सी, एक आप ओरली कर सकते हो जिसको ओरल एग्रीमेंट बोलेंगे, और दूसरा आप रिटेन फॉर्म में कर सकते हो जिसको हम रिटेन एग्रीमेंट बोलते हैं, और पार्टनरशिप की भाषा में उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, जो अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको मैंने समझाया। पहला फीचर होता है एटलीस्ट 2 पर्सन्स, दूसरा फीचर होता है कि दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब मैं थर्ड नंबर फीचर पे आता हूं। क्या है सर थर्ड नंबर फीचर? थर्ड नंबर फीचर है बाबू कि ये जो अग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं वो किसी फुटबॉल मैच के लिए नहीं कर रहे हैं या कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये जो अग्रीमेंट कर रहे हैं ये होल एंड सोल फॉर बिजनेस कर रहे हैं। हमारा मोटिव है टू रन अ बिजनेस एंड टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट बिजनेस, किसी और चीज के लिए नहीं होना चाहिए। एकदम पार्टनरशिप एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि वो अग्रीमेंट किसके लिए होना चाहिए? बिजनेस के लिए होना चाहिए, किसी चैरिटी के लिए नहीं होना चाहिए। मान लो दो पर्सन मिल करके कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोल रहा है, तो फिर वो पार्टनरशिप, उन दोनों पर्सन के बीच में जो अग्रीमेंट है उसको हम पार्टनरशिप कभी नहीं कहेंगे। तो पार्टनरशिप के लिए क्या जरूरी है? बिजनेस का होना जरूरी है। और बिजनेस बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसा चीज जिसका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस इसके खिलाफ है ना। अब मैं नंबर 4 में आता हूं। चौथे नंबर में कहता है कि इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना यानी डिवाइड करना है। तो सवाल है यहां पे, कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आपने केवल प्रॉफिट लिखा है, लॉस हो तो क्या हो? तो देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि जहां जहां इस एक्ट में प्रॉफिट टर्म मेंशन किया हुआ रहेगा उसका मतलब लॉस भी होता है। यानी प्रॉफिट का जो भी प्रोविजंस है दैट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर लॉसेस। तो जहां जहां मैं प्रॉफिट लिखूंगा आप समझ लेना कि वो लॉस के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब ये हो गया कि अगर हमारे बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है तो भी हम उसको पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, और अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको भी हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। अब सवाल है सर कैसे डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड करने के लिए एक रेशियो होता है जिसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। उसी रेशियो में हम लोग प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मैं आता हूं फिफ्थ नंबर पॉइंट में। फिफ्थ नंबर जो इसका फीचर है कहता है कि ये जो बिजनेस है इट मे बी कैरिड ऑन बाई ऑल, इट मे बी carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है बाबू, इसको बढ़िया से समझो। कैरिड ऑन बाई ऑल, कैरिड ऑन बाई ऑल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट अस से कि देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। ए और बी दो पार्टनर्स है और दोनों मिल करके बिजनेस को रन कर रहा है। ठीक है, ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है। तो अब जरा सा ध्यान दो कि जब ए काम कर रहा है तो उसके काम का जो नतीजा होगा बी इज बाउंड टू एक्सेप्ट, बी इज बाउंड टू एक्सेप्ट। और बी जो काम कर रहा है
उसका जो भी कंक्लूजन होगा, जो भी इंप्लीकेशन होगा, जो भी इंपैक्ट होगा, ए इज बाउंड टू एक्सेप्ट। मतलब ये हो गया कि अगर इस तरह का कोई रिलेशन होता है कि एक ए काम कर रहा है तो बी इज बाउंड टू एक्सेप्ट, बी काम कर रहा है, ए इज बाउंड टू एक्सेप्ट, तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, उसको हम लोग म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी मतलब जब ए काम कर रहा है बी के लिए तो ए बी का एजेंट हो गया, जब बी काम कर रहा है ए के लिए तो बी ए का एजेंट हो गया, एंड एट द सेम टाइम जब बी ए के लिए काम कर रहा है तो ए उसका प्रिंसिपल भी हो गया, और जब ए काम कर रहा है बी के लिए तो बी उसका प्रिंसिपल हो गया। तो कहने का मतलब है कि एट द सेम टाइम एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। ये खोपड़ी में उतार लो, एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, उसको कहते हैं हम लोग म्यूचुअल एजेंसी। तो ये मैंने बताया व्हेन द बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल। और दूसरा है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत इजी है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब दोनों में से कोई एक ही काम करेगा और दूसरा सोया रहेगा। ठीक है, ए ही काम करेगा लेटस से और बी सोया रहेगा, तो ऐसे केस में ए को हम लोग कहते हैं वर्किंग पार्टनर और बी को कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर। ए को कहेंगे वर्किंग पार्टनर और बी को कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये फीचर्स आपने पढ़ा पार्टनरशिप का, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने डाउट को डालिए, मैं कोशिश करूंगा उसको सुधारने का। तो देखिए मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, तो फीचर्स में क्या क्या हमने पढ़ा कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, वो अग्रीमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा दैट मस्ट बी शेयर्ड, उसको शेयर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, इट मे बी कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब कोई मिलकर रन करे या फिर कोई एक जन काम करे सभी के लिए। तो होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये आपने डेफिनेशन और उसका फीचर सीख लिया। अब मैं अगले टर्म में आता हूं और बहुत बढ़िया से इसको आप समझेंगे, ठीक है। और मेरे साथ साथ मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लिख भी रहे हैं। जब तक आप लिखेंगे नहीं प्रोविजंस को तब तक बाबू आपके दिमाग में ये सारा चीज जाने वाला नहीं है। तो आप जो है ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए कि हाँ चलो मुझे समझ आ गया। समझ तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं, तो आप प्लीज इसको लिखते रहिए। अब आइए मैं आपको बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और अभी अभी कुछ देर पहले मैंने इस टर्म को यूज भी किया था, वो है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। आपको मैंने बताया था एग्रीमेंट 2 तरीके से हम कर सकते हैं, एक ओरल एग्रीमेंट और एक रिटन एग्रीमेंट। तो जब आप रिटन एग्रीमेंट करते हो तो उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और जनरली लोग रिटन एग्रीमेंट ही करते हैं क्योंकि उसका एक एविडेंस रह जाता है। ओरल एग्रीमेंट में कोई एविडेंस नहीं रहता है। ठीक है, बाद में अगर कोई फ्रॉड वगैरह हुआ तो आप रिटन एग्रीमेंट है तो उसको प्रोड्यूस कर सकते हो बिफोर द कोर्ट। तो इसलिए रिटन एग्रीमेंट का ही महत्व ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब सवाल है कि सर आपने कहा कि रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, तो सर उसमें क्या क्या चीज लिखा रहता है? बाबू मैं आपको बताऊं, हजारों चीज हो सकता है उसमें लिखा रहे, लेकिन फॉर स्टैंडर्ड 12 क्लास 12 के लिए आपको केवल 8 चीज याद रखना है। कितनी चीज? 8 चीज को याद रखोगे तो आराम से आपका जो है सारा सम्स बन जाएगा। मैं बताता हूं आपको कि इसमें क्या क्या लिखा रहता है। लिखा बहुत सारा चीज रहता है, 8 चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है नंबर 1, नेम ऑफ द फर्म एंड इट्स एड्रेस। फर्म का नाम और उसका पता। फर्म यानी जब दो पार्टनर्स मिल करके अपने पार्टनरशिप का कोई नाम दे दे, ठीक है, मान लो कोई नाम नहीं दिया है तब तक उसको हम फर्म नहीं बोलेंगे। जैसे ही आपने उसका नाम दे दिया, पार्टनरशिप तो एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन का जब भी आपने नाम दे दिया तो उसको हम लोग फर्म बोलेंगे, और उस फर्म का नाम आपको यहां पे मेंशन करना है और उसका एड्रेस। क्लियर? नंबर 2, नेम ऑफ द पार्टनर्स
एंड देयर एड्रेस। पार्टनर्स का नाम और उसका एड्रेस ये भी जरूरी होता है। तीसरे नंबर पे मैं आता हूं, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। ठीक है, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल डाला है वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना रहता है। और जितना भी कैपिटल आप डालोगे एज ए पार्टनर फर्म में, तो फर्म आपको उसके अगेंस्ट में क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। चाहे वो 5% हो, 10% हो, वट एवर बी द इंटरेस्ट, वो आपको देगी। और उस इंटरेस्ट का जो रेट है 5% हो, 10% हो, वो डीड में लिखा रहेगा। तो नंबर 4 में आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सिमिलरली अगर एज ए पार्टनर आप फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो फर्म आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, आपसे इंटरेस्ट लेगी फर्म। ठीक है ना, तो उसका भी रेट डीड में लिखा रहेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब मैं आता हूं नंबर 6। नंबर 6 में क्या आ जाएगा, अगर एज ए पार्टनर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आपको फर्म की तरफ से क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। शेयर इन प्रॉफिट तो मिलता ही है, एक्स्ट्रा आपको सैलरी मिलेगा, और कितना सैलरी मिलेगा वो भी इस डीड में लिखा रहेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं सैलरी टू अ पार्टनर। नंबर 7 की बात करता हूं। सैलरी के अलावे भी अगर आप फर्म को खुश कर सकते हो तो फर्म आपको कमीशन भी देता है कई केसेस में। तो फर्म का जो भी नेट प्रॉफिट होता है उस पर आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन देता है। तो कितना कमीशन देगा, कमीशन का क्या रेट होगा, वो भी डीड में मेंशन होना जरूरी है। तो मैं यहां पे लिखता हूं रेट ऑफ कमीशन। बाबू साथ साथ लिखते रहो, टू अ पार्टनर। और नंबर 8 में आता हूं, मैंने कहा था आपसे कि 8 चीज इंपॉर्टेंट होता है, 8 आपको याद रखना है। और नंबर 8 में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि किस रेशियो में आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये देखो आपके बोर्ड में ये नजर आ रहा है, 8 चीज जो है पार्टनरशिप डीड में रहता है, इसको आपको लर्न कर लेना है। सबसे पहला नेम ऑफ द फर्म एंड इट्स एड्रेस, दूसरा है नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर एड्रेस, तीसरे नंबर पे आता है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, चौथे में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर आता है सैलरी टू ए पार्टनर, फिर आता है रेट ऑफ कमीशन टू अ पार्टनर, और फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उम्मीद करता हूं ये आप सीख गए कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज रहेगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद करता हूं इसको आपने नोट भी कर लिया है। अगर नहीं किए हो तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। मैं फिलहाल अगले टॉपिक में चलता हूं। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि क्लास 12 में उसी को अच्छा मार्क्स आएगा अकाउंटेंसी की, जहां तक बात है, जो कि कंसेप्चुअल स्टडी करेगा, यानी अकाउंट्स को घोर के पी जाएगा, तो उसको 100 में 100 लाना कोई बड़ा बात नहीं है। तो मैं कंसेप्ट्स बता रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से, जैसे एक गिलास पानी पीते हो ऐसे ही घोर के पी जाओ, तो आपके दिमाग में ना ये फिट हो जाएगा अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट जो आप पढ़ोगे, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब ये कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, तो कह लो सर पार्टनरशिप डीड नहीं हो मतलब ये कि अगर ओरल एग्रीमेंट हो जाए। अरे बाबू मैंने बताया था तुमको ना कि एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, रिटन और ओरल। तो अगर ओरल एग्रीमेंट हो तो पार्टनरशिप डीड का सवाल ही नहीं है। तो अब क्या रूल्स है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो सीखना जरूरी है। 5 रूल्स है, उन 5 रूल्स को दिमाग में डालना है। सबसे पहला रूल है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी एज ए पार्टनर आप कुछ भी अमाउंट कैपिटल का डाल दो, आपको फर्म इंटरेस्ट नहीं देने वाला है। क्लियर?
नंबर 2, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, देख रहे हैं आप, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कुछ भी अमाउंट आप फर्म से निकाल लो, आपसे फर्म इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है। तीसरे नंबर पे आता हूं, नो सैलरी। अरे भाई, कितना भी अपना हुनर दिखा दो, एक्स्ट्रा काम कर लो, फर्म कोई सैलरी नहीं देगा। उसी तरह से फर्म आपको कोई भी कमीशन नहीं देने वाला है, कोई कमीशन नहीं देने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिमाग खोलो, दिमाग खोलो, ध्यान से देखो, नंबर 5, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो भी प्रॉफिट होगा फर्म का, उसको सारे पार्टनर्स में इक्वली बांटना पड़ेगा। इक्वली मतलब समझते हो, अगर 2 पार्टनर है तो 1:1 के रेशियो में, 3 पार्टनर है तो 1:1:1 के रेशियो में। एक और रूल इसके अंदर आता है, वो है आपका रूल ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में टच करूंगा, इसलिए मैंने इस पे छोड़ दिया। तो रूल ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के इस क्लास में ये जो कंसेप्ट्स मैंने आपको बताया, इसको बहुत अच्छे से आप प्लीज इसको पढ़ के रखिएगा, और कल के क्लास में मैं फिर आगे बढ़ूंगा।